हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार एसआई का फिफ्थ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप अपलोड करके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इसमें डिटेल से बात करेंगे और लास्ट तक आप बने रहे, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका नॉर्मल क्वेश्चन जो है गलती होता है तो वो ज़रूर सही हो जाएगा, और जब हार्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आने वाला एग्ज़ाम में आप बेहतर कर सकें। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों, उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर जो है उत्तराखंड होगा। दोस्तों, कौन शिशु को मिलेगा ये दूध? तो उस शिशु को मिलेगा जिनकी माता की मृत्यु जो है प्रसव के दौरान हो गई है। यानी बच्चा देने के समय जो है अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो उन बच्चों को ये इस योजना के तहत, इस बैंक के तहत जो है दूध मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों, ये 17,86,816 करोड़ है। अगर परसेंटेज में पूछे तो 5.9% है। दोस्तों, अगर राजस्व घाटा पूछे तो राजस्व घाटा जो है 8,69,855 करोड़ है। और फिर प्राथमिक घाटा पूछे तो ये 7,68,6845 है, यानी 7,06,845 करोड़ है। और दोस्तों, प्रभावी राजस्व घाटा तो ये है 4,99,867 करोड़। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों, ये कृषि क्षेत्र के लिए जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। अगला है, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो दोस्तों, ये थर्मल एनर्जी का है, लगभग 59.1% है। इसके बाद अक्षय ऊर्जा का है जो 27.5% है। और जल विद्युत का कितना है? तो जल विद्युत का जो है 11.7% है। इसका तो बहुत कम है, 2% के आसपास है। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो शीर्ष कह रहा है तो ये दोस्तों भारत है। लगभग $100 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर ये धन प्राप्त किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर मेक्सिको है जो 60 बिलियन है, और चीन जो है तीसरे स्थान पर 51 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों, ये गुजरात राज्य में है। इससे फायदा होगा कि भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार होगी और जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव डालते हुए जो है ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में यह अहम भूमिका निभाएगी। कौन? नैनो यूरिया संयंत्र। अगला है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भारत जो है, भारत का विभाजन 14 अगस्त को प्रभावी हुआ था, तो ये 14 अगस्त आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? तो दोस्तों, ये अमेरिका कनाडा को प्रभावित किया है। ये 2022 में आया था दिसंबर मंथ में। दोस्तों, यह चक्रवात जो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक, उत्तर पश्चिम प्रशांत और कभी कभी भूमध्य सागर के ऊपर भी बनते हैं, ये बम चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, EOS-07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? दोस्तों, इसको तो याद रखना ही है, लेकिन इसके साथ जो प्रक्षेपित किया गया है उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये प्रक्षेपण यान जो है कौन है? SSLV-D2 है। दोस्तों, इसके साथ जो है 2 अन्य उपग्रह भी प्रक्षेपित किया गया है, उसको याद रखना है। जानूस प्रथम जो अमेरिका का है, और चेन्नई स्थित जो स्पेस किड्स इंडिया के आज़ादी सैट-2 को भी प्रक्षेपित किया गया है। तो दूसरा कौन है? आज़ादी सैट-2 जो स्पेस किड्स इंडिया का है, जो चेन्नई में स्थित है।
तो ये दो याद रखिएगा। जानूस जो अमेरिका का है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है दरोगा में, तो जानूस कहाँ का है, तो अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो कौन सा ऑपरेशन। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑपरेशन दोस्त है। कौन है, ऑपरेशन दोस्त। और फिर जो है ऑपरेशन देवी शक्ति किस समय चलाया गया था, तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को, नागरिकों को निकालने के लिए ये चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन सद्भावना, तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के आसपास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चला था। ऑपरेशन उपलब्ध जो है, रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध स्टार्ट किया गया। ये चारों याद रखिएगा, और चारों ऑप्शन में रहता है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन की कितना वर्ग किलोमीटर है, तो कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 0.15%। दोस्तों 2019 की तुलना में जो है मैंग्रोव वन की वृद्धि कितना हुआ है, तो 17 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में, दूसरा स्थान गुजरात में है। दोस्तों चक्रवात को कम करने के लिए जो है मैंग्रोव वन ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, चक्रवात को कम करने के लिए। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाएगा कि चक्रवात को कम करने के लिए कौन सा वन वृक्ष जरूरी है, जैसे सदाबहार वन दे देगा, फिर वर्षा वन दे देगा, तो इसमें जो है मैंग्रोव वन होगा। अगला क्वेश्चन है, खिजरिया वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों खिजरिया वन जीव अभ्यारण्य जो है ये गुजरात राज्य में है। बखिरा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। बखिरा अगर पूछ दे कि कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में बखिरा वन जीव अभ्यारण्य। साख्य सागर झील जो है मध्य प्रदेश में है, साख्य सागर। और कोलोरी झील तो आप लोग जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश में। अगला है, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से प्रमाणित किया गया जा चुका है, तो दोस्तों ये 12 है। और ये कौन प्रमाणित करता है, तो दोस्तों डेनमार्क के जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन है वही ये प्रदान करता है। कौन, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है, यह प्रमाण हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्री तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ये ब्लू फ्लैग प्रमाण का मतलब होता है, और ये डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अभी तक भारत में 12 है। अगला है, साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो दोस्तों ये साइक्लोन फर्स्ट है, इसलिए इम्पोर्टेंस है, आने वाला हर एग्जाम में इससे पूछने की संभावना है। तो ये कौन सा देश है, तो ये मिस्र है। एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट जो है मिस्र के साथ भारत करता है। और दोस्तों और ये कहाँ पे हुआ है, तो राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। कहाँ, जैसलमेर में किया गया है, राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। दोस्तों और जैसे पूछ देगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर से है, तो भारत और सिंगापुर से कौन है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। धर्म गार्जियन भारत और जापान से, और गुरूर शक्ति जो है भारत इंडोनेशिया से है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान जो है कहाँ है, 8वां है। दोस्तों यह जारी कौन करता है, तो यह जारी करता है जर्मन वॉच जो है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जो है 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या था, तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का जो थीम था, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग इसका थीम था। दोस्तों ये कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। और इसका उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना तथा जनसाधारणों को विज्ञान और वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रति सजग करना। और वही थीम था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। इसका हिंदी में होता है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये बद्री नारायण है। तो हिंदी है, हिंदी जैसा नाम भी है बद्री नारायण। दोस्तों
इसमें सभे का है, जैसे मैथिली भाषा में अजीत आजाद का है, ये किसमें है, मैथिली भाषा में अजीत आजाद, अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय, और फिर उर्दू भाषा में जो है तो उर्दू भाषा में अनीस अशफाक का है। अजीत आजाद किस भाषा में है, मैथिली भाषा में, अंग्रेजी अनुराधा रॉय, और अनीस अशफाक जो है ये उर्दू में है, बद्रीनारायण हिंदी में है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों पीटी में आपको नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन आता है, तो आप जो भी नोबेल पुरस्कार जो भी मिल चुका है अभी तक का, जैसे रसायन में, बायोलॉजी में, फिर फिजिक्स में, ये जो क्षेत्र होता है, अगर शांति में फिर हो गया, साहित्य में हो गया, मेडिसिन में हो गया, तो इस सभी को जो है आप जरूर याद रखिएगा, क्या है कि आने वाला एग्जाम में पूछेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिजिक्स के क्षेत्र में, तो ये तीनों हो जाएगा, फेरेंस क्लाउस, पियर ऑगस्टिनी, एनलिलियर, ये तीनों को मिला है। और किस लिए मिला है, तो यह जो है इलेक्ट्रॉन पर अध्ययन के लिए यह सम्मान दिया गया है। इलेक्ट्रॉन पर अध्ययन किया था ये लोग। अवार्ड उन प्रतियोगिता तरीकों के लिए दिया गया है जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न किए गए हैं, यानी जिसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न किए गए हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये फिजी में किया गया है। कहाँ, फिजी में। और इसमें जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका ने उद्घाटन किया था। और इसका थीम क्या था, तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों यहाँ पे फिजी का प्रधानमंत्री का नाम याद रखिएगा। तो फिजी के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये सितविनी राबुका है। और थीम याद रखिएगा, पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला है 22वें फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है, तो विजेता जो है कौन है, ये अर्जेंटीना है। दोस्तों इसका शुभांकर क्या था, जो हो चुका है लाइव। और गोल्डन बूट किसको मिला है, तो किलियान एम्बापो को मिला है, किलियान एम्बापो को। और गोल्डन बॉल तो ये लियोन मेसी जो अर्जेंटीना का है उनको मिला है। और गोल्डन ग्लव्स जो है एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। तो मार्टिनेज को क्या मिला है, गोल्डन ग्लव्स। गोल्डन बॉल जो है लियोन मेसी को मिला है, और एम्बापे को जो है गोल्डन बूट का अवार्ड मिला है। अगला है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे, तो वो दोस्तों ये ब्राज़ील के खिलाड़ी थे। और ये कब फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताया था, तो 1958 में, 62 में और 70 में ये वर्ल्ड कप जिताया था। अगला है हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है, दोस्तों ये पाकिस्तान है। अगला है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व के किस स्थान पे है, तो दोस्तों ये तीसरा स्थान है। भारत जो है मछली उत्पादन में तीसरा स्थान है। दोस्तों अगर पूछ दिया जाए कि भारत विश्व में जलीय कृषि के माध्यम से मछली का उत्पादन करने वाला कैसा देश है, तो दूसरा देश है। और अगर ऐसे पूछे कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन में, तो ये पहला स्थान है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में भारत पहला स्थान पे है। अगला है द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, शेखर पाठक है। इसका लेखक जो है शेखर पाठक है। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री का लेखक। दोस्तों और पुस्तक है जैसे द बॉय हु रोट ये कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार ने लिखा था। इसका क्या बुक का नाम है, द बॉय हु रोट ये कॉन्स्टिट्यूशन। और संजीव सन्याल का क्या है, तो दोस्तों संजीव सन्याल का है द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडियन वन इट्स फ्रीडम। और विक्रम संपत का है जैसे ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विजनेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री। ब्रेव हार्ट्स माने ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, ब्रेव हार्ट ऑफ भारत जो है विक्रम संपत द्वारा लिखा गया है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष के एकल विजेता कौन है, तो ये नोवाक जोकोविच है। और उप विजेता कौन था, तो स्टेफानोस सित्सिपास, यही है उप विजेता स्टेफानोस सित्सिपास।
अगला है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों इसमें दिया है, फर्स्ट दिया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया है। तो ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, ये भी सही है। अगला है भारत का राजस्व और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया है। तो दोस्तों ये गलत है। तो एक और दो सही है। दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही माने शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की प्रावधान किया गया शिक्षा पे। दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी को कब एकाधिकार समाप्त किया कर दिया गया, तो ये 1813 ही सही होगा। ऐसे तो 1833 में कंप्लीट एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन आंसर 1813 ही होगा। शुरुआत तो यहीं से होता है 1813 से ही, इसमें भले कंप्लीट किया गया। तो एकाधिकार चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जो है समाप्त किया गया था। अगला स्थानीय सरकार आधार होती है। तो स्थानीय सरकार जो है किस पे आधारित होता है, तो लोकतंत्र पे। दोस्तों स्थानीय सरकार जो है लोकतंत्र का आधार होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता की आवश्यकता होती है। इसका आंसर डेमोक्रेसी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वर्णन है। तो दोस्तों 3 प्रकार का न्याय है। वो कौन कौन है, तो वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 प्रकार का न्याय हो गया। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गया। कौन कौन, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और 2 प्रकार की समानता है। कौन कौन, प्रतिष्ठा और एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। तो दोस्तों प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। पहले 7 प्रकार की थी, लेकिन अब जो है जमीन के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300 के क में कर दिया गया है कानूनी अधिकार। अगला है किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये कैमा संविधान संशोधन है, तो 91वां संविधान संशोधन। और कब, 2003 में ये किया गया है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का उपभंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये किस में है, तो दोस्तों आर्टिकल 85 के क्लोज 2 में है। इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का भंग जो है किस में दिया हुआ है, तो 85 के 2 में। अगला है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, ये सही है। दूसरा का है समाचार पत्र अधिनियम 1908, ये भी सही है। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908, दोस्तों ये गलत है। दोस्तों इसमें जो है 1908 न होकर 1907 होगा, इसलिए ये गलत है। दोस्तों यह राजद्रोह को बढ़ावा देने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना वाले सार्वजनिक बैठकों की जो है रोकथाम और बेहतर प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया। और कब किया गया, 1907 में। अगला है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों किस वर्ष प्रावधान किया गया, तो 1993 में। ये एक्ट जो आया ये 1992 का है। जिसे पंचायत के लिए 73 संविधान संशोधन हुआ और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन है ये कब लागू हुआ, तो ये जो है 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसको याद रखिएगा, कहा है कि 24 अप्रैल 1993 को तो सब याद रखता है जो पंचायत का है, लेकिन नगर पालिका जो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा आया ये 1 जून 1993 को लागू हुआ। अगला है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा, डी। और ये किस आर्टिकल में है दोस्तों, शायद 37 में है। आप लोग एक बार कंफर्म हो जाइएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है आर्टिकल 37 के अधीन आता है। दोस्तों
ये किस कहाँ से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया है? तो किसे आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों को आत्मा कहा गया है। जो आर्टिकल 32 में हम लोग को रीड दायर करने की मिलता है, उसको जो है कहा है। दोस्तों पंडित ठाकुर दास जो भार्गव, जो एक नाम है पंडित ठाकुर दास भार्गव, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा? तो प्रस्तावना संविधान के सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। तो आत्मा, प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? तो प्रस्तावना को आत्मा जो है किसने कहा था? ये पंडित ठाकुरदास भार्गव। और फिर के एम मुंशी के अनुसार जो है प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का राजनीतिक भविष्य फल है। तो ये कौन कहा था? के एम मुंशी। और एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान की प्रस्तावना का परिचय पत्र किसने कहा था? तो परिचय पत्र जो है ये एन ए पालकीवाला। तो एन ए पालकीवाला जो है संविधान का परिचय पत्र कहा। और संवैधानिक उपचारों को अधिकार को जो है भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था। अगला है, निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो दोस्तों एकल नागरिकता जो है संघीय गुण नहीं है। बाकी बात जो दिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा जो है ये संघीय गुण है। दोस्तों एक एकात्मक विशेषता होता है, एक संघात्मक विशेषता होता है। तो एकल संविधान, एकल नागरिकता, सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, ये सभी जो है एकात्मक विशेषताएं हैं। और संघात्मक विशेषता में क्या होता है? संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा और लिखित संविधान। अगला क्वेश्चन है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो दोस्तों ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, जो 1980 में हुआ था। इसमें 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों 14 प्रमुख राष्ट्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1969 में हुआ। अगला है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब किया गया? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है 1984 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम, जो हरियाणा में है। और यह बोर्ड जो है शायद कंपनी के रूप में काम करता है। तो मुख्यालय याद रखिएगा गुरुग्राम में है। अगला है, डाक बचत संगठनों की सभी जमाओं की किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल है? दोस्तों ये M4 में है। दोस्तों M1, M2, M3 एवं M4 जो है RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले 4 मौद्रिक है। दोस्तों M1 जो है सबसे अधिक तरल है और M4 जो है सबसे कम तरल है, M4। अगला है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? तो दोस्तों आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। किसमें? तीसरी। दोस्तों 51 से 56 फर्स्ट है, 56 से 61 सेकेंड है, और 61 से 66 जो असफल हो गया ये थर्ड है। फोर्थ जो है 69 से 74 है। और दोस्तों फिफ्थ जो है जिसमें गरीबी हटाओ किनारा दिया गया था वो ये 74 से 78 ही था। इसके बाद रोलिंग बनाना आता है। अगला है, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन है तो दोस्तों ये 3 बार किया जा चुका है। कब कब? 1949 में, 1966 में और 1951 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह को जोड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा है। दोस्तों बरालाचला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ता है, लाहौल क्षेत्र से। और नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत चुंबी घाटी को जोड़ता है, नाथुला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए फेमस है? तो यह जादूगोरा है। दोस्तों भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना कब किया गया? तो 1967 में किया गया। अब मुख्यालय कहाँ है? यही जादूगोरा में है। रानीगंज, झरिया, बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है और पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, बेरिंग जल मरुमध्य निम्नलिखित में किसे जोड़ता है? तो किसे जोड़ता है? तो दोस्तों ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। दोस्तों जिब्राल्टर जो है किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जोड़ता है। यानी ये वाला जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जिब्राल्टर जोड़ता है। और डोबर क्या करता है? तो डोबर जो है उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो उत्तरी और अटलांटिक महासागर को डोबर जोड़ता है। मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, पाक। अगला है, किस चट्टान में नत वलन यानी डाउन फोल्ड को क्या कहा जाता है?
दोस्तों अभिनति कहा जाता है, अभिनति कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाती है और इस मोड़ को ही जो है वलन कहा जाता है। वलन के उठे हुए भाग को जो है अपनति, अपनति को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एंटीक्लाइंस, और अभिनति को जो है धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं, उसको साइनक्लिन कहते हैं, साइनक्लिनेस कहते हैं। तो अपनति जो है एंटीक्लाइंस है और साइनक्लाइंस जो है धंसे हुए भाग को कहते हैं जो अभिनति है। कोलेरी झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोलेरी झील जो है कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में स्थित है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। दोस्तों लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पेरियार केरल में है और लोकटक मणिपुर, चिल्का उड़ीसा, डिडवाना जो है राजस्थान में है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। जो इससे कौन कौन लाभान्वित होता है? तो ये जो लाभान्वित राज्य है गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है, 4 है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इनमें फर्स्ट जो दिया है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो 6.4 है, और दोस्तों अगर स्थल से कहे तो ये जो है 8.4 है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट और ये स्थल से कितना डिग्री का डिफरेंस है? तो 2 डिग्री का। ये भी क्वेश्चन पूछता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, ये भी सही है। भारत का पूर्वी बिंदु किबुत्यु और पश्चिमी बिंदु गहरी माता है, तो इसमें सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। दोस्तों इसको हिंदी में देवयानी बोलते हैं, तो इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए। देवयानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। अगला है क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? तो ये दोस्तों ये रूपांतरित है। दोस्तों आग्नेय चट्टान बेसाल्ट और ग्रेफाइट है, 2 टाइप का होता है आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, और इसी से जो है रूपांतरित होता है। तो क्वार्टजाइट जो है रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन है वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? तो ट्रक फार्मिंग कहते हैं। दोस्तों मिश्रित खेती एक ही खेत में एक ही मौसम में 2 या 2 से अधिक फसल को उगाने वालों को मिश्रित खेती कहते हैं। अगला है मौर्य काल में संस्था और संचार का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये गुप्तचर विभाग था, और संचार जो है ये क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान घूम कर अपना कार्य करता था, और संस्था जो है एक स्थान पर रहकर ये अपना काम करता था। अगला है मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? तो न्याय सिंह नहीं है, न्याय देव है। और अंतिम कौन है? तो अंतिम जो है हरि सिंह देव था, और ये कब से कब था? तो 1097 से 1147 ईस्वी तक कर्नाट वंश था। अगला है निम्नलिखित के घटना को कालक्रम को बढ़ते हुए सजाना है। दोस्तों वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा जो है 1501 ईस्वी में होता है। कब? 1501 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1600 ईस्वी में होता है जहांगीर के समय, और बेदारा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में होता है। दोस्तों बेदारा जो है पुर्तगाल और डच के बीच में होता है 1759 में। और वांडीवास का युद्ध किसके? कर्नाटक और फ्रांस और अंग्रेज के बीच में वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। ये कर्नाटक का थर्ड युद्ध जो है 56 से 63 तक चलता है, उसमें है, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं या 0 वर्ल्ड वार भी बोलते हैं, जो 56 से 63 चला था। और 63 में जो है पेरिस के संधि के द्वारा ये खत्म हो जाता है थर्ड वर्ल्ड वार। और दोस्तों फर्स्ट कब है? तो 46 से 48 है, और सेकेंड 51 से 55 है। फर्स्ट जो है पांडिचेरी का होता, मद्रास का और पांडिचेरी का, दोनों जो है किसके संधि के द्वारा समाप्त होता है? पांडिचेरी और मद्रास का। अगला है निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो कौन क्षेत्र में जो है ये प्रचलित नहीं थी? तो उड़ीसा और बिहार में तो था ही, लेकिन पंजाब में नहीं था। और दोस्तों रैयतवाड़ी कहाँ था? तो मद्रास, मुंबई और असम के भागों में जो है रैयतवाड़ी था। और महलवाड़ी तो ये मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब में लागू था। पंजाब में कौन था? महलवाड़ी था।
अगला है किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए? तो ये 1892 में हुआ था। और किस पार्टी से हुआ था? तो यह पार्टी जो था दोस्तों ये उदारवादी दल की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे 1892 में। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो आधिकारिक वार्ताकार कौन था? तो ये मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। और क्रिप्स मिशन कब आता है? तो मार्च 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। अगला है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों कंबन नहीं है, बाकी बात पम, पोन और रन ये तीनों शामिल है। तो कंबन का जो है किससे संबंधित है? तो ये तमिल साहित्य से संबंधित है। अगला है निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया? दोस्तों 3 दिन का तमाशा जो है अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। और लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है केवल अल्पसंख्यक को कुलीन वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन है नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किया था। अगला है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? तो ये 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। और दोस्तों इसी रॉलेट एक्ट में इनको जो है पंजाब जाने के लिए रोक लग गया था। और उधर जो है पंजाब में दोस्तों उधर जो है सत्यपाल और सरफुद्दीन कुचली को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी के संबंध में जो है वो अमृतसर में बैठक हो रही थी और उसी बैठक में अंधाधुंध गोली चला जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो वो इसी से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक कौन है? दोस्तों ये वल्लभाचार्य है। दोस्तों एक जगह आप इसको लिख लीजिएगा जैसे सबका, नहीं तो आप जरूर गलत करके आएंगे। तो अगर विशेषता द्वैतवाद का है तो विशेषता द्वैतवाद का जो है रामानुजाचार्य है, विशेषता द्वैतवाद का। दोस्तों द्वैतवाद के माधवाचार्य है और अद्वैत मत का कौन है? तो शंकराचार्य है। अगला निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो कौन कराया था? तो राजा जयसिंह था। अगला क्वेश्चन है मारियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विरोध किया? दोस्तों मारियाह प्रथा को ही जो है क्या कहा जाता है? नरबौली प्रथा कहते हैं। और ये जो है खोंड जनजाति ने इसका विरोध किया था। अगला है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों पाँचवीं छठी शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म के अंदर जो है तंत्र मत का प्रभाव बढ़ने के कारण जो है बौद्ध धर्म में वज्रयान नामक शाखा का उदय हुआ था। तो 5वीं छठी शताब्दी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। दोस्तों इसमें रोपर जो है चेनाब है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि रोपर जो है सतलज नदी के है। मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो सिंधु है। कालीबंगा घग्गर है। दामाबाद जो है प्रवाह है। अगला है हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन था? तो हॉट स्पॉट के प्रतिपादक कौन था? तो ये नॉर्मन मेयर्स था। कौन था? नॉर्मन मेयर्स। दोस्तों जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा का सबसे पहले जो है 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। कौन? नॉर्मन मेयर्स ने। कब? 1988 में। जैव विविधता हॉट स्पॉट को उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी प्रजातियों की समृद्धि की ऊंच और स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं। अगला है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय बंगलौर में स्थित है। दोस्तों भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान केंद्र कहाँ है? तो ये कलकत्ता में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का है तो भोपाल में है। और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान तो देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये बंगलौर में है। तो दोस्तों भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कलकत्ता, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। अगला है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उत्तरदायी नहीं है, माने उदाहरण नहीं है? तो ये NO2 है। दोस्तों NO2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो CO2 है, N2O है, CH4 है, SF6 है। ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। अगला है उड़ीसा के चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया? तो किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1981 में किया गया।
अगला है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? मनुष्य और वन, जीव और वातावरण, मृदा और जल। तो दोस्तों इसका आंसर जो है एक्यूरेट जीव एवं वातावरण होगा। दोस्तों इकोसिस्टम सबसे पहले कौन दिया था? तो एजी टांसले। और इकोलॉजी, तो दोस्तों इकोलॉजी जो है अर्नेस्ट हैकल दिया था इकोलॉजी। दोस्तों भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसको कहा जाता है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्र को कहा जाता है। रामदेव मिश्र को जो है भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगला है स्पॉन्जिला किस संघ से है? तो स्पॉन्जिला जो है ये पोरिफेरा संघ से है। दोस्तों इसके अंदर एक छिद्र होता है, बहुत छिद्र होता है, उसको जो है ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। और दोस्तों ये छोटे छिद्र, अब बड़े छिद्र को क्या कहते हैं? तो ऑस्कुलम कहते हैं। ऑस्कुलम, ऑस्कुलम जो है बड़े छिद्र को कहा जाता है। और ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इसमें युग्मकों के संयोग से लैंगिक जनन और मुकुलन विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन और मुकुलन विखंडन के द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है। लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या है? तो दोस्तों ये पाचन केंद्र से संबंधित है। इसका काम क्या है कि बाहर से आए रोगाणुओं तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करते हैं, इसलिए जो है इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। लाइसोसोम की संरचना जो है दोस्तों गोलाकार थैलीनुमा होती है, जिसमें उपस्थित एंजाइम जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजक ऊतक कौन कौन होता है? कनेक्टिव टिश्यू, रक्त, उपास्थि और अस्थि तीनों होता है। अगला है जीरोथैलेमीमिया नामक रोग किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। इसीलिए गोल्डन राइस में जो है गोल्डन राइस खाने से ये जीरोथैलेमीमिया रोग नहीं होता है, क्योंकि गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। अगला है उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है। तो उपास्थि की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो कोन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। क्या? कोन्ड्रोसाइट्स। और उपास्थि में रक्त वाहिका अनुपस्थित होती है और उपास्थि का मैट्रिक्स पूर्णतः कार्बनिक होता है। उपास्थि जो है दोस्तों एक दिशीय वृद्धि करता है। अगला है मानव शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो सर्वाधिक जो है बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में सबसे अधिक होता है। अगला है प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो किस में? तो उभयचर और सरीसृप में जो है ये त्रिकोणीय माने त्रिकोष्ठीय होता है। यानी राइट और ऑरिकम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट, और राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल होता है, 3 होता है। अगला है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन है? तो ये अधिवृक्क ग्रंथि है। दोस्तों अग्नाशय के बीटा सेल से जो है इंसुलिन के स्रावन होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन का स्रावन होता है। अगला है मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला है निम्न में से कौन जीन की क्रियात्मक इकाई है? तो जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन है। दोस्तों म्यूटॉन किसका है? तो उत्परिवर्तन की इकाई है म्यूटॉन। और संयोजन की इकाई जो है रेकॉन है। सिस्ट्रॉन किसका इकाई है? तो जीन की क्रियात्मक इकाई है। और म्यूटॉन तो उत्परिवर्तन की इकाई है। और संयोजन की इकाई जो है रेकॉन है। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका मान कितना होता है? 6.67 10⁻³ जूल सेकेंड, 34 जूल सेकेंड होता है। तो इसका मात्रक जूल सेकेंड हो जाएगा। अगला है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है? नहीं। चंद्रमा पर कोई वजन नहीं होता, ये भी नहीं होगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, माने कम है, 1/6 है इसीलिए। तो ये सही एग्जैक्ट हो जाएगा। अगला है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ये क्या होता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है? जैसे ये 2 टुकड़ा है, अगर हम यहाँ पे इसको दबाएंगे तो गलनांक कम हो जाएगा। तो गलनांक कम हो जाएगा तो पानी बनेगा। जब हम करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये पानी यहाँ पे थोड़ा सा लेयर बन जाएगा और फिर गलनांक कम हो जाएगा तो ये फिर बर्फ़ बन जाएगा। इसलिए आपस में चिपक जाते हैं ये।
अगला, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो ये बैंगनी का होता है और सबसे अधिक लाल का, और विचलन सबसे कम होता है, इसलिए इसको सिग्नल में यूज करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो है सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। क्या? सोडियम कार्बोनेट। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट से क्या बनता है? बारूद बनता है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन जो है ये प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, और यूरिया उर्वरक है, और मैलाथियन जो है कीटनाशी है। अगला, निम्न में से कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन है? तो ये बोरोन है। और क्या है दोस्तों? तो कॉपर होता है जिसको तांबा बोलते हैं, आयरन होता है, मैग्नीज होता है Mn, जस्ता, फिर मैग्नीशियम, निकेल, मॉलिब्डेनम ये होता है। अब मुख्य पोषक तत्व कौन है दोस्तों? तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, फिर पोटास है और गंधक है। दोस्तों मैग्नीज जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन मैग्नीशियम का है तो मुख्य पोषक तत्व होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सी है? तो कार्बनिक अम्ल कौन है? तो एस्टिक अम्ल है। कौन है? एस्टिक अम्ल। जैसे इसमें जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, जैसे एस्टिक अम्ल क्या है? CH3COOH। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? COOH। और फॉर्मिक अम्ल तो HCOOH। फॉर्मिक अम्ल भी जो है ये कार्बोनिक होता है, HCOOH। ये फॉर्मिक अम्ल हो। ऑक्जेलिक अम्ल COOH ट्वाइस, ये ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। तो इसमें जो है एस्टिक अम्ल जो है ये कार्बनिक है। अगला है, अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन उपयोग किया जाता है? लोहे का चूर्ण। दोस्तों लोहे का चूर्ण जो है ये हैबर विधि में यूज करते हैं। और निकेल का किस में यूज करते हैं? तो वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में जो है निकेल का यूज करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का यूज करते हैं। कौन? संपर्क विधि में। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में जो है नाइट्रोजन का ऑक्साइड यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक बनाने में अगर संपर्क विधि यूज करेंगे तो प्लेटिनम चूर्ण होगा, और ये सीसा कक्ष विधि करेंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होगा। क्वेश्चन है, वर्ग 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होती है, और इसमें बताना है कि कौन। दूसरा है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। तो फर्स्ट सही है, इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है। सेकेंड गलत है। थर्ड है कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है, बाकी बात गलत है। अगला है, कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगन है? तो ये मोहिनीअट्टम का है। अगला है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2017 में की गई है, 25 अक्टूबर 2017 को। और इस परियोजना के तहत जो है लगभग 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास किया जाएगा। अगला है, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम। तो सबसे अधिक क्या है? महाराष्ट्र, इसके अनुसार महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। ऐसे है तो यूपी फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, बिहार तीसरे पे है, और बंगाल चौथे पे, आंध्र प्रदेश जो है पांचवें पे है। अगला, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो रसखान, प्रेम वटका सही है, फिरदौसी, शाहनामा, हंगरी स्टोन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, और आंसी जो है आंसू अमृत प्रीतम, ये गलत है। आंसू कौन लिखा है दोस्तों? तो आंसू जो है ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा हुआ है, इसलिए ये डी गलत हो गया। अगला, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो दोस्तों इसमें मलेशिया का फुटबॉल नहीं है, बाकी बात इस सभी का रूस, फ्रांस और ब्राज़ील का फुटबॉल है। दोस्तों भूटान का क्या है? तो तीरंदाजी है, जापान का जूडो, और यूएसए का बेसबॉल है, भारत का हॉकी है, और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है बैडमिंटन है। मलेशिया का क्या है? बैडमिंटन। अगला है, कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी है, परंतु 35 बच्चों को अनुपस्थिति रहने के कारण प्रत्येक बच्चों को 4 मिठाई अधिक मिली। तो कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई है? दोस्तों अगर यहाँ पे 175 बच्चा को दे देता तो ये कंप्लीट बढ़ जाता, लेकिन यहाँ 35 बच्चा कम गया है, तो 140 बच्चा हो गया, 35 कम गया है। तो मान लीजिए कि कुल मिठाई एक्स बटा, तो इसका डिफरेंस जो होगा x/140 माइनस
x बटे 175 बराबर 4 कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। जैसे कुल मिठाई मान लीजिए 100 है, 100 माने x है और 140 को बांटे, पहले कुल x था अब 175 को बांटे, तो यही के डिफरेंस ना 4 दिया हुआ है, तो इसका x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे यहाँ से सॉल्व करके, तो 2800 आएगा, 2800 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में इतना और 10 वर्ष में इतना। तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है 1 साल के लिए, तो यहाँ 2 साल के निकालेंगे तो 3000 में से 2900 घटा देंगे तो 100 होगा, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 साल के लिए 50 हो जाएगा। अब 50 रुपया बढ़ रहा है, 8 साल में कितना 450 बढ़ेगा, तो पी निकल जाएगा, तो ब्याज भी आप निकाल सकते हैं। 8 वर्ष के निकालेंगे तो 450 हुआ। दोस्तों 8 वर्ष में 400 रुपया हो जाएगा ब्याज। क्या है कि 1 वर्ष में 50 रुपया होगा, तो 8 वर्ष में 400, तो यहाँ से हम मूलधन निकाल लेंगे, तो मूलधन कितना 2900 में से 400 घटा दीजिए 2500, अब वो निकाल लेंगे 2500 में 50 रुपया इंटरेस्ट है, तो पी गुने आर कितना है, आर निकालना है, टी 1 वर्ष है बटे 100 बराबर कितना 50, तो 50 बटे 25 हो जाएगा, 2% हो जाएगा इसका आंसर, इतना है। तो इसका दोस्तों इसी को जनरलाइज करके बनाइए, जैसे 100 को हम लिख सकते हैं ना, 100 102 को 100 प्लस 2 करेंगे, 2 इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इक्वल टू 100, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर बराबर 100, तो 10 आंसर आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें जो हो रहा है 3 से 4 हुआ है, तो 1 गुना किए हैं और 1 जोड़े हैं, 4 से 10 हो रहा है, 4 से 2 से गुना किए हैं 2 जोड़े हैं, 3 से गुना किए हैं 3 जोड़े हैं, तो इस तरह से यहाँ जो है 6 से गुना किए और 6 जोड़े हैं, तो यहाँ पे गलत बताना है, तो गलत कौन हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, क्या कि यहाँ 10 में 3 से गुना करके 3 जोड़ेंगे, तो 10 30 प्लस 3 हो जाएगा, 33 होना चाहिए, तो यहाँ 2 दिया। अगला है कि इसमें कह रहा है कि लुप्त संख्या बताना है, तो लुप्त संख्या जैसे 7 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया 16, 16 गुना 3 48, 4 प्लस 9 9 4 13 13 8 21 21 गुना 3 63, 5 2 7 7 7 14 14 गुना 3 42, तो इसका 42 हो जाएगा। तो चलिए दोस्त इतना ही। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फॉलो करूँगा। चलिए दोस्तों।